हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे। तो आज ये जो अपना पेपर है ये 2021 में लिया गया था। ये सुप्रीडेंट वार्डन का है और ये आरपीएससी के द्वारा लिया गया आपका पेपर है। लेकिन इसमें बेहतरीन सवाल आपसे जो पूछे गए थे उन सवालों को अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। इससे पहले देखो, आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। देखो, हमारे इस चैनल पर आपको आरपीएससी के 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन, इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड के भी 100 प्लस पेपरों का सॉल्यूशन, लगभग 250 पेपरों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 250 पेपर का आप सॉल्यूशन कर लेते हो ना, तो राजस्थान जीके आपकी इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको राजस्थान में अगर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अराउंड आप 47 से 48 क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो पहले 250 वीडियो देखना, फिर आपको टेस्ट सीरीज लगाना, आपको खुद को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वाकई में सारे क्वेश्चनों का निचोड़ मैंने इसमें बता दिया। मैंने व्याख्या के साथ भी बताया, सारे क्वेश्चनों के इर्द गिर्द बढ़ने वाले क्वेश्चन भी बताया, कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन भी बताया, सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। इसलिए कहता हूँ बेहतर तैयारी करनी है तो सारे वीडियोस देखिए और इस वीडियो को अच्छे से देखना। ये भी एक बेहतरीन वीडियो बनने वाला है और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बाकी हमारे जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे कंचन चौधरी हुए, अंजुम आरा हुई, इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमारे शुभम जी हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हैं। उन सभी साथियों का पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत आपका आभार। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार है। बी वाला जो कथन है, दोनों दीवारें कच्ची ईंटों की दीवारें है। तो इसका जो राइट आंसर आपको चुनना, केवल कथन ए सही सत्य है या केवल कथन बी सत्य है, ना तो ए है ना ही बी सत्य है और दोनों ही सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, दोनों कथन सत्य है। देखो, कालीबंगा सभ्यता में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें थी, बिल्कुल सही है। और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। अब मैं आपको देखो कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपकी कालीबंगा की लोकेशन है वो हनुमानगढ़ में, कौन से ज़िले में पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे पड़ती है? तो सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, जिसे नट नदी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अमृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे वर्तमान में जो कहते हैं वो गग्गर नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? गग्गर नदी, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो वैसे आप सभी को पता है, सी कोई खास बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यह उत्खनन में सर्वाधिक काली चूड़ियाँ मिली थी। आपको क्या मिली थी भाई? काली चूड़ियाँ, ठीक है। इसी कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा था, क्योंकि पंजाबी में जो चूड़ियाँ होती है ना उसे बंगा कहा जाता है, तो काली बंगा यानी काली चूड़ियाँ, इसी के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया था। इसकी खोज की मैं बात कर लूँ तो अमलानंद घोष ने करी थी। किसने करी थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, ठीक है, 1952 के अंदर, क्लियर है। दूसरा, इसका जो उत्खनन किया था वो बीबी लाल, देखो उत्खनन किया था आपके, एक तो बीबी लाल और एक बी के थापर। कब से कब हुआ था? तो 1961 से लेकर 1969 के मध्य कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप अच्छे से बताओ व्याख्या के साथ, तो फिर मैंने सोचा अच्छे से बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते सर आप शॉर्ट में बताओ, जल्दी आंसर बताओ, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको। जहाँ मुझे लगेगा शॉर्ट में रखना तो जहाँ शॉर्ट में जहाँ व्याख्या होगी तो व्याख्या बता दूंगा, क्लियर है। इसके अलावा शाम को मैं बिल्कुल आपके एमसीक्यू सीरीज बताऊंगा जिसमें डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। सुबह वाली क्लास में हमेशा व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। कभी कभार अगर टाइम नहीं होने की वजह से मैं अगर केवल उत्तर बता देता हूँ, बाकी टाइम होता है तो मैं अच्छे से पढ़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, कालीबंगा जो है ना स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल है जिसकी खुदाई की गई थी।
भारत जब आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले कौन से स्थल की खुदाई की गई थी? कालीबंगा सभ्यता की। क्लियर है। और देखो एक विद्वान है हमारे जिनका नाम है दशरथ शर्मा। क्या नाम है भाई? दशरथ शर्मा। इन्होंने दशरथ शर्मा जी ने क्या कहा था कि कालीबंगा जो सभ्यता है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है। और विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण और हल द्वारा व्यवस्थित खेती के जो प्रमाण मिले वो कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। क्लियर है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और देखो कुछ अवशेषों की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ से। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कालीबंगा सभ्यता से एक तो युगल समाधियों के अवशेष मिले। ठीक है, युगल समाधियों के अवशेष मिले। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो कि एग्जाम में बना हुआ सवाल है, बिल्कुल आपको याद रखना, वापस से बन सकता। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने के अंदर। इसके अलावा देखो यहाँ से जौ के साक्ष्य भी मिले कालीबंगा सभ्यता से, जिसे यव कहा जाता है, यानी जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य भी आपको प्राप्त हुए। कौन से? भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से ऊंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, गोल कुओं के और बेलनाकार मोहर, बेलनाकार जो मोहर होती है उसके साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, और मिली भी है। और एक खोपड़ी में शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ मिले। ठीक है, इसके अलावा तंदूरी चूल्हे के प्रमाण भी यहाँ से मिले। ठीक है, जो बता रहा है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करना, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और इसके अलावा यहाँ से जो मोहर होती थी ना, वो सैल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सैल खड़ी की। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कालीबंगा आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा पूर्ण छोड़ी कृति वंश भास्कर को पूर्ण किसने किया था? ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं भाई किसने पूर्ण किया था। ठीक है, कर्णिदान, मुरारीदान, शिवदान और वीरबाण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुरारी दान। किसने करी थी भाई? मुरारी दान। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं आपके जो सूर्यमल मिश्रण है इनकी अन्य कृतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद भी रखनी है। देखो एक तो आपका हो गया वंश भास्कर। वंश भास्कर के अलावा आपको याद रखना वीर सतसई। कौन सी सतसई? वीर सतसई। क्लियर है। वीर सतसई के अलावा मैं बात करूँ तो धातु रूपावली। ये सारी जो कृतियाँ मैं बता रहा हूँ ये सूर्यमल मिश्रण जी की है। ठीक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। बिल्कुल हल्के में ना लें, सारी याद कर लें, जब भी सवाल पूछा जाएगा आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, धातु रूपावली हो गई। इसके अलावा एक हो गया आपका वलवद विलास। कौन सा विलास हो गया भाई? वलवद विलास। वलवद विलास के अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा एक आपकी राम रंजाट जो कि बचपन में लिखी थी। कौन सी? राम रंजाट। इसके अलावा आपकी छंद मयूख। कौन सी हो गई? छंद मयूख। इसके अलावा आपकी आ गई सती रासो। कौन सी रासो? सती रासो। ठीक है, एक तो राम रंजाट हो गई, एक छंद मयूख हो गई, एक आपकी सती रासो हो गई। क्लियर है। तो ये 7 कृतियाँ मैंने आपको बताई है जो कि आपको याद रखनी है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। और वीर सतसई से एक बार एक सवाल बना था, क्योंकि वो क्या स्वतंत्रता पे लिखी हुई है, तो कि उसका जो पहला दोहा है वो किससे स्टार्ट होता। तो आपको याद रखना है उसका जो पहला दोहा है वो है समय पलटी दोष, इससे स्टार्ट होता। समय पलटी शीश, समय पलटी शीश, इससे स्टार्ट होता आपका पहला दोहा। और ये पूछा भी गया एक बार एग्जाम्स में, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? ठीक है, डूंगरपुर, ईडर, मानगढ़ और कुशलगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपको याद रखना यहाँ से देखो, मानगढ़ हत्याकांड की तिथि कई बार एग्जाम से पूछी गई, सीईटी में भी पूछी गई, पटवारी में भी पूछी गई, बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। तो पूरी तिथि आपको याद रखनी है, 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर 1913 को आपका मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। क्लियर है, जिसमें क्या हुआ था भाई, 1500 से अधिक भील मारे गए थे। 1500 से अधिक भील जनजाति के लोग मारे गए थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो
ये जो मानगढ़ पड़ता है ना आपका गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पड़ता है। इससे ही राजस्थान का आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है भाई, ठीक है। आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है मानगढ़ को। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो आपको याद रखना है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो आपके गुरु गोविंद गुरु जो थे ना, उन्होंने क्या करा था 1910 के अंदर अंग्रेजों के सामने 33 मांगे रखी थी भाई। कितनी मांगे रखी थी? 33 मांगे का एक चार्टर बनाया था। मुख्य रूप से उसमें क्या था भाई, जो जबरन श्रम है या बिलों पर लगाए गए जो उच्च कर है ना, अंग्रेजी और रियासतों के शासक द्वारा गुरु के अनुयायियों के उत्पीड़न संबंधित थे सारे, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना था और फिर बाद में क्या हुआ, तो बिलों ने उन्हें शांत करने के लिए अंग्रेजों के प्रयास को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता की घोषणा करने का संकल्प लेते हुए मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे 15 नवंबर 1913 को पहले मानगढ़ हत्याकांड छोड़ने के लिए कहा, तो 17 नवंबर को 1913 की बात है, ब्रिटिश और भारतीय सेना लेकर पहुंचे और वह अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 1500 से अधिक भी लोग मारे गए थे, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और फैक्टों की अगर बात कर लूँ तो आपको याद रखना संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा की गई थी, ठीक है। संप सभा का मतलब होता है एकता, ठीक है। इसके अलावा भगत आंदोलन भी किसने चलाया था? गोविंद गिरी के द्वारा ही चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैन विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में थे, ठीक है। तो चौथा का अपन राइट आंसर देख लेते क्या होने वाला आपका। मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिनविजय सूरी, मुनि उद्योतन सूरी और हेमचंद्र। तो चौथे का आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुनि जिनसेन सूरी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ और दरबारियों की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, देखो ये अच्छे से याद रखना, यहाँ से सवाल कई बार आरपीएससी ने पूछा है और आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा भी पूछा गया, मज़ा आना चाहिए आपको। देखो एक तो थे आपके गोविंद, क्या बता रहा हूँ आप लोगों को पता है, मैं बता रहा हूँ महाराणा कुंभा के प्रमुख दरबार में रहने वाले जो विद्वान कवि हैं उनके बारे में। गोविंद, एक थे आपके मंडन, एक थे आपके टिल्ला भट्ट और एक थे आपके कवि मैं, एक थे आपके सोमदेव। कौन थे भाई? सोमदेव। एक थे आपके भुवन सुंदर। कौन से सुंदर? भुवन सुंदर, ठीक है। और मैं बात कर लूँ तो एक थे आपके हीरानंद मुनि। कौन थे भाई? हीरानंद मुनि। एक थे आपके नाथा और एक थे आपके सोम सुंदर। कौन से सुंदर? सोम सुंदर। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो एक थे आपके मुनि जिनसेन सूरी और एक थे आपके आशानंद और एक थे आपके कौन से? जयचंद सूरी। जयचंद सूरी, ठीक है। तो ये लगभग मैंने आपको 11 से 12 दरबारी बताए, यहाँ से सवाल बनता है, बिल्कुल आपको याद करना ही होगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके साथ है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो 5वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो थे आपके वाघभट, एक थे आपके हमीर। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था वो आपके रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था आप सभी को पता, जुलाई 1301 के अंदर हुआ था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1576 में युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था? तो ये दिया था आपके आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को दिया था भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब जीत लिया था तो तब आमेर का जो उदयपुर का जो प्रशासन है वो आमेर के जगन्नाथ कच्छावा को दे दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7वां, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसलमेर के मिठालाल व्यास, बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, करौली त्रिलोक चंद्र माथुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सुमेलित आपका नहीं है। अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ।
जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है और एग्ज़ाम में बनने के पूरे चांसेस है। देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना हुई थी ना, वो 1938 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1938 में, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? एक तो आपके थे त्रिलोक चंद माथुर थे, एक थे आपके चिरंजी लाल वर्मा। कौन थे भाई? चिरंजी लाल वर्मा, ठीक है। और एक थे आपके कुंवर मदन सिंह। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकता है। सवाल यूँ बनेगा कि कुंवर मदन सिंह का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? आपका आंसर होना चाहिए करौली प्रजामंडल से, क्योंकि 1927 में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था ना करौली में, वो कुंवर मदन सिंह के द्वारा ही आपका किया गया था। अब मैं बात कर लेता हूँ जैसलमेर प्रजामंडल की। देखो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? मिट्ठालाल व्यास के द्वारा की गई थी आपकी, क्लियर है। और जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ना, वो जोधपुर में हुई थी। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसे प्रजामंडल है जो अपनी जगह को छोड़कर राजस्थान के अंदर ही दूसरी जगह की स्थापना की गई थी। बाहर तो किया गया था, जैसे भरतपुर का रेवाड़ी हो गया, ठीक है, सिरोही का बम्बई हो गया था, और आपका बीकानेर का कलकत्ता में हुआ था। लेकिन राजस्थान का राजस्थान में अन्य जगह वो केवल आपका जैसलमेर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना जोधपुर के अंदर हुई थी। क्या हुई थी? जोधपुर के अंदर हुई थी। और इसी के अंदर आपके महेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना करी थी रघुनाथ सिंह ने। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1945 में। और एक तो ये रमेश चंद्र ओझा का संबंध नहीं है प्रतापगढ़ से। एक तो थे आपके अमृतलाल पायक, एक थे आपके चुन्नीलाल प्रभाकर, और एक थे आपके ठक्कर बापा। कौन से बापा? ठक्कर बापा, ठीक है। तो मीणा आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री जो थे ना मिर्जा इस्माइल, उनको पत्र भी लिखा था उस समय। तो आपको याद रखना ये आपका प्रजामंडल है। कौन सा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना और मुख्य रूप से जो इनके जो संस्थापक होते हैं ना, उनके नाम बहुत जरूरी आपके होते हैं। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो आपका कौन सा प्रजामंडल रह गया? एक आपका बांसवाड़ा प्रजामंडल रह गया। कौन सा प्रजामंडल? बांसवाड़ा प्रजामंडल की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपसे। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी, बिल्कुल, ठीक है। और इसके तो एक तो मणिशंकर नागर, धूलजी भाई, कौन से भाई? धूलजी भाई, और एक थे आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष के अंदर हुआ था? तो शेखावटी के अंदर जो जाट आंदोलन हुआ था वो कौन से साल हुआ था? ये सवाल आपका पूछा गया। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1925 के अंदर हुआ था भाई। कब हुआ था? 1925 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां क्वेश्चन। राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया था, जिसकी जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों को प्रसार में तरुण राजस्थान की सक्रिय भूमिका निभाई थी। सही उत्तर का चयन करना है कि उनमें कौन सा सही उत्तर है। तो 9वें में अपन बात करते तो ये दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही कथन आपके सही है। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सत्यनारायण राव समिति थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो लच्छीराम, भानुजी महाराज, नानूराम और सोहनलाल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लच्छीराम। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये जो आपकी कुचामणी ख्याल है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो कुचामणी ख्याल का जो जन्म है ना, वो नागौर के कुचामन के अंदर हुआ था। वर्तमान में देखो कुचामन आपका नया जिला बन गया। पहले कुचामन डीडवाना था, फिर कुचामन डीडवाना को भी अलग अलग कर दिया गया था। तो अब देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जो ख्याल है ना आपकी, एक तो
ओपेरा शैली में की जाती है। कौन सी शैली में? ओपेरा शैली में की जाती है। लोक गीतों की प्रधानता इसके अंदर रहती है, ठीक है। खुले मंच पर किया जाता है। दूसरा, इसमें जो वाद्य यंत्र होता है तो आपका ढोलक, एक मैं बात कर लूँ तो सारंगी, एक आपकी शहनाई, ठीक है। इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। खास बात इसमें यह है कि एक तो स्त्री पात्र का जो अभिनय करते हैं ना, वो पुरुष ही करते हैं इसके अंदर। और दूसरा ये शाम यानी सायकाल को शुरू होता है और सुबह खत्म होता है, यानी पूरी रात भर खेला जाता है। शाम को स्टार्ट होता है और सुबह तक खेला जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके वर्तमान में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है वो है आपके उगमराज। कौन है भाई? उगमराज। बिल्कुल आपको याद रखना, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया था, उगमराज। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया भाई, ठीक है। 12वां क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? किशनगढ़, बीकानेर, देवगढ़ और नागौर। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवगढ़ शैली जो है ना आपकी, वो मेवाड़ की उपशैली है भाई, ठीक है। उदयपुर स्कूल की उपशैली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मारवाड़ शैली की अगर मैं कुछ आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ, ज़्यादा तो नहीं करूँगा मैं। तो मारवाड़ जो आपके स्कूल है, इसके अंदर देखो मैं बात करता हूँ जोधपुर चित्र शैली की। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो मालदेव के काल में हुआ था। और इसके रंग की बात कर लूँ तो पीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया। कौन सा रंग? पीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया। इसके जो चित्रकार है ना, ये बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पक्का बनता है। और मोस्ट IMPR कई बार बना हुआ भी है, तो आपको याद रखना। एक तो हो गया आपके रामा, एक हो गया आपका नाथा, एक हो गया आपका छज्जू, एक हो गया आपका सैफू, और इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक है आपके शिवदास। एक कौन सा हो गया आपके? एक हो गया आपके शिवदास। कौन से दास? शिवदास। और एक हो गया आपके देवदास, और एक हो गया आपके किशन भाटी, किशन भाटी, और एक हो गया आपके राम रतन। कौन से रतन? राम रतन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो ये जो आपकी जोधपुर चित्र शैली है, इस पर मुगल प्रभाव कौन से शासक के काल में पड़ा? तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में। भाई जोधपुर चित्र शैली पर मुगल प्रभाव किनके काल में पड़ा था? तो मोटा राजा उदय सिंह के काल में, ठीक है। मोटा राजा उदय सिंह। और मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यूरोपियन प्रभाव कब पड़ा था? तो तख्त सिंह के काल के अंदर, ठीक है। महाराजा तख्त सिंह के काल के अंदर आपका यूरोपियन प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव पड़ा था वो किनके काल में पड़ा था? तो राजा मान सिंह के काल के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय का जो प्रभाव पड़ा था वो विजय सिंह के काल में पड़ा था। किसके काल में? राजा विजय सिंह के काल में, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, पक्का बता रहा हूँ मैं। कोई भी आपका अच्छा लेवल का एग्जाम्स हुआ तो बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जोधपुर चित्र शैली का जो प्रथम आपका चित्र था वो था उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। कौन सा भाई? उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी। क्लियर? उत्तर ध्यान सूत्र चूर्णी, ये जोधपुर चित्र शैली का आपका प्रथम चित्र था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ चौखेलाव महल। यह इंपॉर्टेंट है आपका चौखेलाव महल, जो कि बना हुआ है, ये राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर राम रावण का युद्ध का चित्र मिलेगा आपको। और इसके अलावा एक सप्तशती का बेहतरीन चित्र बना हुआ इसी महल के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा भी जैसे ढोला मारू का, पृथ्वीराज बेलरा, वेली किशन रुक्मिणी का आदि चित्रों का चित्रण आपको इस शैली में मिलने वाला है। इसके अलावा जो चित्र जो बने हुए हैं ना, एक तो भागते हुए खरगोश का, छोटी छोटी झाड़ी है, पनिहारी है, भागते हुए हिरण है, पगड़ी है, लंबी मूछे आदि का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ किले का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह और महाराणा प्रताप किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो निर्माण करवाया आप सभी को पता, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था भाई? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो ये अचलगढ़ जो पड़ता है आपके सिरोही में पड़ता है, सिरोही में, ठीक है। वैसे ये सवाल जो है ना आपका, ये सवाल आपका डिलीट हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है कि इसका जो निर्माण है ना वो महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था। महाराणा कुंभा ने तो ये खंडर अवस्था में हो गया था जो इसका जीर्णोद्वार करवाया था, जबकि इसका निर्माण जो है ना 900 ईस्वी के आसपास परमार वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और इसी दुर्ग को उस समय आबू का किला कहा जाता था। इसके अलावा इसके दर्शनीय स्थल की बात कर लूँ तो मैं, एक तो आपका अचलेश्वर महादेव मंदिर है, एक भंवरा थल, और इसके अलावा बात कर लूँ तो एक कुंड या फेमस कुंड है आपका मंदाकिनी कुंड, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। बादल विलास जैसलमेर, लालगढ़ महल बीकानेर, जूना महल डूंगरपुर, फूल सागर महल उदयपुर। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूल सागर महल जो है आपके उदयपुर में नहीं पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और फूल सागर महल कहाँ पड़ता थी? फूल सागर महल आपके बूंदी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कंदोरा पहना जाता है पुरुषों द्वारा सिर पर, महिला द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर, महिलाओं द्वारा कमर पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि महिला के द्वारा कमर पर पहना जाता है कंदोरा, ठीक है। कंदोरा के अलावा मैं बात कर लूँ तो एक होता आपका सटका, ये भी कमर में पहना जाता है। सटका क्या होता? तो ये चांदी का बना हुआ एक आभूषण होता है। घाघरे की नेफे होती है ना, नेफे यानी जहाँ वो एक रस्सी सी डाली जाती थी उसको कमर में बांध, लेकिन जिसे अपन क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं मारवाड़ी, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा ही कुछ कहते हैं। हाँ, वो नाड़ा सा होता है जो कमर में उसको घाघरे को बांधा जाता है, ठीक है। उसी पे ये आभूषण बांधा जाता है आपका, ठीक है। एक होता है आपका तगड़ी, क्या होता है? तगड़ी, ये भी आपका कमर का आभूषण होता है, चांदी का बना हुआ होता है, इसमें घुंघरू लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक होता है आपका कणकती, क्या होता है भाई? कणकती। कणकती जो है ना ये भी आपका सोना चांदी का आभूषण होता है, इसमें चैनें लटकी हुई रहती है गोल गोल, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो और कमर के आभूषण जो है आपके, एक तो हो गया आपको एक मेखला, क्या है? मेखला, ये भी आपके कमर में पहना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक है आपका कमरबंद, ये तो आप सभी को पता है कि भाई कमरबंद का पहना जाएगा, कमर में पहना जाएगा। इसके अलावा देखो एक है वसन, ये इंपॉर्टेंट है। वसन जो आभूषण है कहाँ पहना जाता है? मोस्ट IMP नया है थोड़ा, तो एग्जाम में बन सकता है, कई बच्चों को परेशान कर सकता है, तो इसको जरूर याद करना आप। एक है आपका करधनी, क्या है? करधनी, ये भी कमर में पहना जाता है। एक है आपका जंजीर, ये भी आपका कमर में पहना जाता है। एक है आपका चोत, ये भी आपका कमर में पहना जाता है। तो मैंने कमर में जितने भी आपके आभूषण पहने जाते हैं वो सारे क्लियर कर दिए। अब याद करने का काम आपका, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बेहतरीन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो पता है आपको कि भाई लाखों लोग फॉर्म भरते, सिलेक्शन होता है 2000, 3000, 5000 का। देख लो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। अगर नौकरी चाहिए तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, और रूटीन से आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली 8 से 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, प्योर स्टडी के अंदर यूटिलाइज करने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिन मेहनत के सपने साकार नहीं होते। पता ना, जब एक गरीब परिवार में एक नौकरी मिलती है तो कितनी खुशी की बात होती है, क्या उसके घर वाले कितने खुश होते हैं कि भाई मेरा बेटा नौकरी लग गया। इसलिए कहता हूँ मेहनत करो, मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। और मेहनत आप नहीं करोगे तो फिर देख लो आप जैसे हो वैसे रहोगे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, देख लेते हैं। एक तरफ लोक देवी, एक तरफ मुख्य मंदिर है। तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा, नारायणी माता का मंदिर सीकर, केवाई माता का मंदिर जोधपुर, और चौथ माता का मंदिर टोंक। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है बस सुमेलित है, बाकी कोई सा भी सुमेलित नहीं है आपका। आई माता का मंदिर जो है आपका बिलाड़ा जोधपुर में है, बाकी आपका कोई सा भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चौथ माता का मंदिर तो आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है, केवाई माता आपके नागौर वाला, और नारायणी माता अलवर वाली, ठीक है। एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंची प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया था। मणिराम व्यास ने, शांता गांधी ने, भानु भारती ने, गोपीचंद ने। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका
शांता गांधी के द्वारा। कई बार ये सवाल बना हुआ, मोस्ट IMP है, बिल्कुल याद करना इसको, ये बार बार बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बोली एक तरफ जिला, तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। भाई गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है सुमेलित है, वागड़ी जो है बांसवाड़ा में बोली जाती है सुमेलित, खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है, निम्बाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती, दक्षिणी राजस्थान के अंदर निम्बाड़ी आपकी बोली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धरती दोहरारी रचना है, किसकी रचना है? तो धरती दोहरारी जो रचना है ना, वो आपके कन्हैयालाल सेठिया की है। भाई किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल क्या है भाई? तो ऊपरमाल जो है आपका उदयपुर का बोराट का पठार है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित एक पठार है ऊपरमाल। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख में से उत्तमाद्री कहा गया। भाई क्या कहा गया? उत्तमाद्री के नाम से जाना गया ऊपरमाल के पठार को। ऊपरमाल का पठार अरावली का हिस्सा नहीं, आपको याद रखना। ठीक है, ये मालवा के पठार का हिस्सा है, अरावली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो सोम है, अनास है, चाप है, लेकिन जोजरी नहीं है। ये जोजरी तो लूणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग, ये राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर कोपेन के अनुसार AW प्रकार की यानी अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 24वां क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। तो 24 का देख लेते हैं अपन। देखो इसमें मैं आपको बताऊं ना, तो ये आ गया आपका, देखो ऑप्शन नंबर 4 देखो आप अच्छे से, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही, बूंदी। लगभग पूरे राज्य का आधा वन जो है, आधा वन यही पाया जाता है आपके चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही और बूंदी में। अभी देख लो, अगर मैं राजस्थान में अभिलेखित वनों की कुल बात कर लूँ तो अभिलेखित वन है 9.60%। कितना भाई? 9.60% अभिलेखित वन है। और वर्तमान में आप गर्मी देख लो कितनी तेज पड़ रही है। इसलिए अब की बार संकल्प ले जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए कि अब की बार बरसात से पहले हम भाई 1-2 पौधे जरूर लगाएंगे। देखो ये जो गर्मी का कारण है मुख्य रूप से ये है कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा मात्रा में कटाई हो चुकी, वनों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। आजकल अंधाधुंध कटाई हो रही वनों की, इसलिए फिर गर्मी तो बढ़नी है ही है। फिर हर व्यक्ति गर्मी की वजह से कितनी मौतें हो रही, इसलिए भाई अपने घरों के आसपास, अपने खेतों में वह ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा आप सभी को पता है कौन से भाग में पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार में, हाड़ौती के पठार में, जिसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? वर्टिसोल प्रकार की मृदा। कौन सी मृदा? वर्टिसोल प्रकार की मृदा। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर आपकी काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का जो निर्माण हुआ था आप सभी को पता है कि भाई हाड़ौती के पठार का निर्माण क्रिटिशियस काल में हुआ था, और लावा निर्मित, लावा से ये आपका लावा के जमाव से बना था, तो ये लावा से ही काली मृदा का निर्माण हुआ, आपका याद रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको देखना है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सही नहीं है। राजस्थान में राजसमंद और अजमेर जिलों में पन्ना का निक्षेप पाया जाता है। निक्षेप यानी भंडार, बिल्कुल सही है। जमाव, राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक राज्य, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युग में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए गए थे, ये गलत है भाई साहब। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी अजमेर राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी उत्पादक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट स्थित है, कहाँ स्थित है? ये तो बहुत आसान सवाल है, आप लोगों ने उत्तर सोच ही लिया होगा मेरे बताने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण और नगरीय 10 के जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार। तो 28वां का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर और अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती है? ये अच्छा सवाल है भाई।
तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। एक तो चना और एक मूंग, उत्पादन की दृष्टि से ये दो जो दालें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, चना और मूंग। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 4 ही है आपका, अनियंत्रित पशु चारण। सबसे बड़ा कारण ये भाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने 30 क्वेश्चन ही आपके पूछे गए थे। तो आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद। इससे पहले क्लास को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।